आज की कहानी सुनने से पहले आप अपने पास टिश्यू पेपर, नैपकिन या फिर रुमाल वगैरह जरूर रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद रोना आपको भी आने वाला है। जी हाँ, एक बहुत ही ग्रूसम क्राइम बहुत ही हॉरिबल वे में यहाँ किया गया था और इसे जानने के बाद आप भी कहेंगे इंसानियत इस दुनिया में खत्म हो चुकी है। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 60 के दशक से। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में रहने वाले कैरल और रेजी नाम के दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। स्कूल में सारा दिन साथ रहते, स्कूल से जब बाहर जाते तो भी इन दोनों का डेली मिलना हुआ करता था। घर पर जाकर एक दूसरे को लेटर्स वगैरह लिखा करते थे। घर इनका ज्यादा दूर दूर नहीं था तो ये रात को भी एक दूसरे से मिलने चले जाया करते थे। सब कुछ यहाँ वेल परफेक्ट चल रहा था। इन दोनों ने अपना फ्यूचर सोच लिया था, लेकिन ये फ्यूचर बहुत ज्यादा लंबा नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे ही इनका हाई स्कूल पूरा हुआ, हाई स्कूल के बाद ये कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने के बाद इनकी ग्रेजुएशन पूरी हुई और ग्रेजुएशन पूरी होने तक ही इन दोनों का साथ था। उसके बाद इन दोनों ने अपना अलग अलग फ्यूचर बना लिया। जी हाँ, यहाँ रेजी ग्रेजुएशन के बाद यूएस मिलिट्री में जाकर ज्वाइन हो चुका था और उसके बाद उसे दुनिया के अलग अलग पोस्ट पर भेजा गया और इन सब के चक्कर में उसका कैरल के साथ पूरी तरह से कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका था। उसकी यहाँ शादी भी हुई, लेकिन ये शादी बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक चली नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजी पूरा पूरा साल दुनिया के किस कोने में पड़ा रहता उसकी पत्नी को पता ही नहीं था और यहाँ इन दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। इसके अलावा जब यहाँ पर रेजी ने मिलिट्री की ड्यूटी पूरी कर ली तो वो वापस अपने होम टाउन साउथ कैरोलिना आ गया और यहाँ आकर उसने एक रेल रोड कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया। सब कुछ यहाँ से ही चल रहा था। दूसरी तरफ कैरल की किस्मत भी कुछ खास अच्छी नहीं रही। जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई उसकी भी शादी हो गई, लेकिन वो शादी चली नहीं और जल्दी ही इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया और कैरल ने तो यहाँ दूसरी शादी भी कर ली। और दूसरी शादी तो यकीन मानिए ऐसी थी कि यहाँ कैरल लगभग मर ही चुकी थी। 24 फरवरी 1987 के दिन जब यहाँ कैरल का दूसरा डाइवोर्स भी हो चुका था और तब कैरल साउथ कैरोलिना में अकेली अपनी बेटी के साथ, उसकी बेटी हो चुकी थी जिसकी उम्र अब 10 साल की थी और उस बेटी का नाम रोंडा था। तो ये कैरल और रोंडा साउथ कैरोलिना में ही एक घर को किराए पर लेकर वहीं रह रहे थे और तभी 24 फरवरी 1987 की शाम यहाँ पर उसके दरवाजे पर खटखट हुई। कैरल तुरंत अंदर से भागी आई, उसने दरवाजा खोला और सामने उसका दूसरा पति खड़ा था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके हाथ में एक बंदूक थी। और जैसे ही यहाँ कैरल ने दरवाजा खोला उसके सामने खड़े उसके पति ने ही उसके ऊपर 6 बार फायरिंग कर दी। किस्मत से इनमें से ज्यादातर गोलियां उसके हाथ और पैरों में ही लगी, लेकिन एक गोली थी जो उसकी आंखों में लग चुकी थी और यहाँ वो एक आंख से अंधी हो चुकी थी। वो भयंकर दर्द में थी। तुरंत यहाँ उसकी बेटी रोंडा ने पुलिस को फोन किया, एम्बुलेंस को फोन किया। उसका पति वहां से भाग चुका था। जल्दी में यहाँ कैरल को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, उसका इलाज शुरू किया गया। किस्मत से उसकी जान खतरे से बाहर थी, लेकिन वो एक आंख से कभी नहीं देखने वाली थी। अब जैसे यहाँ पर कैरल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, वो वापस अपने घर आई और अब उसकी बेटी रोंडा अपनी माँ की पूरी देखभाल कर रही थी। उसने अपना स्कूल वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ अपनी माँ की देखभाल करने के लिए। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरे 8 साल बीत चुके थे। सन 1995 का टाइम आ गया और अब तक यहाँ कैरल लगभग पूरी तरह से ही ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंख जो थी वो तो परमानेंट खत्म ही थी। और अब सन 1995 में कैरल को थोड़ा बुखार वगैरह हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार जाकर डॉक्टर को दिखाऊं। कैरल वापस अपने डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट किया और इस ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में डॉक्टर ने कैरल को बताया कि उसे तो लीवर कैंसर हो चुका है। लीवर कैंसर का नाम सुनते ही कैरल बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई कि उसको कैंसर कैसे हो गया। उसने तो ऐसा कुछ अटपटा खाया भी नहीं, ना ही वो दारू वगैरह पीती है, ना ही वो नशे पते वगैरह करती है। तब यहाँ डॉक्टर ने उसे बताया कि तकरीबन 8 सालों पहले जो आपकी सर्जरी हुई थी और आपके शरीर में जो ब्लड लॉस हुआ था और जब दूसरे डॉक्टर्स ने आपके शरीर में दूसरा ब्लड चढ़ाया था, वो ब्लड असल में हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त था। वो इन्फेक्टेड था वो ब्लड और वही इन्फेक्टेड ब्लड आपके शरीर में चढ़ा दिया और उसी खून की वजह से आपके शरीर में हेपेटाइटिस सी आया और उसी हेपेटाइटिस सी की वजह से आपको लीवर कैंसर अब हो चुका है। ये बात सुनते ही कैरल पूरी तरह से टूट गई। अपनी वो इस बीमारी को साथ लेकर अपने घर आ गई, अपनी बेटी को बताया कि ऐसे ऐसे उसको तो लीवर कैंसर बता दिया गया है। उसकी बेटी ने भी यहाँ अपनी माँ को बहुत ज़्यादा हिम्मत बंधाने की कोशिश करी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, हर चीज़ का इलाज दुनिया में आ चुका है। रोंडा अपनी माँ की और
ज्यादा सेवा करने लगी। दोनों यहाँ मिल बांट कर अपना टाइम निकाल रहे थे। तब कुछ टाइम और बीत गया। कैरल ने सोचा कि अब वो जितनी टाइम भी जिंदा है इस दुनिया में है, तो क्यों ना वो कोई नौकरी वगैरह कर ले, अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर ले और इसी बहाने रोंडा को भी टाइम मिल जाएगा बाहर कहीं आने जाने के लिए। तुरंत यहाँ पर कैरल ने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया एक केबल कंपनी में। जी हाँ, टीवी केबल कंपनियां जो होती हैं उसके कस्टमर सर्विस सेंटर्स होते हैं और उसी कस्टमर सर्विस सेंटर में यहाँ कैरल नौकरी करने वाली थी और किस्मत से उसको ये नौकरी मिल भी गई। और अब कैरल बहुत ज्यादा खुश थी कि 1987 में होने वाले उस अटैक के बाद से वो पहली बार अब किसी नौकरी पर जा रही है। और तभी सन 2000 में एक दिन कैरल अपनी नौकरी पर ही थी। वो जाकर सीधा अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठी और अब उसके पास फोन कॉल्स वगैरह आने वाले थे लोगों के, जो कि शिकायत करने वाले थे अपनी केबल कंपनी के। और ऐसे ही एक फोन आया नॉर्मली, यहाँ कैरल ने उठाया और कैरल ने पूछा कि हाँ जी बताइए आप कौन बोल रहे हैं और आपको क्या प्रॉब्लम है। तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं यहाँ से रेजी समनर बोल रहा हूँ। और जैसे ही ये आवाज कैरल ने सुनी, कैरल तुरंत पहचान गई कि ये आवाज जानी पहचानी है। कैरल ने तुरंत उस आदमी से पूछा कि क्या आप वही रेजी समनर बोल रहे हैं जो 1962 में गैरेट हाई स्कूल में पढ़ते थे और उसके बाद आप आर्मी वगैरह में चले गए थे। अब ये चीज सुनकर रेजी समनर भी हैरान कि ये लड़की मुझे कैसे जानती है। रेजी ने कहा ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूँ। तब यहाँ दूसरी तरफ से कैरल चिल्लाकर पड़ी कि मैं तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ जिसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था और अब नियरली 40 सालों बाद हम बात कर रहे हैं। ये 40 सालों बाद एक बिल्कुल कोइंसिडेंटली हुआ एक कॉल इन दोनों को वापस मिलवाने वाला था। सोचकर देखिए कितना बड़ा एक कोइंसिडेंट था। खैर, यहाँ ये दोनों आपस में मिल चुके थे। तकरीबन 1 घंटा इन्होंने उस कॉल के ऊपर बातें करी, अपनी लाइफ के बारे में बताया, क्या वो पहले थे, क्या उनके साथ शादी वगैरह के बाद हुआ और बच्चे कितने हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बताया। और तकरीबन 1 घंटा कॉल पर बात करने के बाद इन दोनों को पता लगा कि ये तो साउथ कैरोलिना में पास पास ही रहते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं रहते। और इसके बावजूद भी उन्होंने एक दूसरे को अभी तक देखा नहीं है, शहर में रहते हुए ही। उस दिन कैरल अपने घर गई, अपनी बेटी रोंडा से मिली और अपनी बेटी रोंडा को सब कुछ बताया कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था रेजी समनर नाम का और 40 सालों बाद आज उसका फोन आया है। मैंने उससे बात की है, मैं आज बहुत खुश हूँ, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार हुआ करता था, बहुत अच्छा बॉन्ड था, हमने एक दूसरे के लिए सपने सजा रखे थे लेकिन वो सपने कभी पूरे नहीं हो पाए। अपनी माँ को इतना खुश होता देख रोंडा भी खुश थी कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से तो उसकी माँ को खुशियां मिल रही हैं। मिलने का दिन आया, कैरल और रेजी वापस अपने उसी होम टाउन में मिले, साउथ कैरोलिना में ही। और मिलने के बाद दोनों के बीच में लगातार बातों का सिलसिला जारी रहा और सिर्फ 6 महीने का भी समय नहीं बीता था कि दोनों ने शादी कर ली। अब ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस समनर बन चुके थे। अब ये शादी होने के बाद रोंडा इनके साथ ही रह रही थी साउथ कैरोलिना में, लेकिन यहाँ मिस्टर एंड मिसेस समनर यानी कि कैरल और रेजी ने सोच लिया था कि वो यहाँ रहते हुए तो अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएंगे, उनको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और वो क्यों ना फ्लोरिडा के नैशविले में चले जाएं, वहाँ जाकर रिटायर हों, वहाँ जाकर वो कोई घर वगैरह खरीद ले अच्छा सा और वहीं जाकर रहें। रोंडा को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बेशक वो इतने सालों से अपनी माँ की लगातार भयंकर सेवा करती आ रही थी, लेकिन वो थोड़ी सी उदास थी क्योंकि उसकी माँ उसके सौतेले पिता के साथ अब दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली थी और वो उसको साथ नहीं लेकर जा रहे थे। रोंडा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर आराम से कहीं शिफ्ट हो जाइए, मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती हूँ, हम एक दूसरे से आपस में टच में रहेंगे। कैरल और रेजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो अपने आगे के प्लान्स बनाते हैं। साउथ कैरोलिना से निकलकर कैरल और रेजी नाशविले फ्लोरिडा में शिफ्ट हो चुके थे और रोंडा जबकि यहीं साउथ कैरोलिना में ही दूसरी जगह रहती थी। लेकिन ये आपस में लगभग डेली ही फोन पर बातें किया करते थे। लेकिन जुलाई 2005 में एक ऐसा दिन भी आया जब रोंडा अपनी माँ कैरल को फोन कर रही थी, लेकिन उसकी माँ फोन नहीं उठा रही थी। उसने काफी बार कोशिश करी फोन पर बात करने की, लेकिन उसकी माँ जस्ट फोन उठा ही नहीं रही थी। 24 घंटों का समय बीत चुका था। यहाँ रोंडा बैठकर अपनी माँ को बार बार फोन कर रही थी, रेजी को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा था। 24 घंटे बाद उसे टेंशन होनी स्टार्ट हुई कि यार ऐसे तो उनको फोन उठाना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी, अगर वो कहीं बाहर भी जाते हैं तो भी मुझे बताकर जाते हैं। वैसे तो यहाँ रेजी कैरल की केयर कर सकता है इजीली, लेकिन फिर भी रेजी को भी अब मदद की जरूरत पड़ने लगी थी क्योंकि वो खुद डायबिटीज से पीड़ित हो चुका था और हाल ही में उसका पैर फिसलकर पैर भी टूट गया था और वो पूरी तरह से अब व्हील चेयर के ऊपर आ चुका था। दोनों को ही मदद की जरूरत होती है कहीं भी आने जाने के लिए, तो वो तुरंत रोंडा को ही फोन करते हैं। तब यहाँ रोंडा ने सोचा कि क्यों ना वो सीधा 4 घंटे ड्राइव करके जैक्सन विले जाए और वहां जाकर देखे कि उसके माँ बाप आखिर है कहाँ पर। रोंडा ने तुरंत अपनी गाड़ी उठाई, वो सीधा जैक्सन विले के लिए निकल पड़ी। 4 घंटे ड्राइव करने के बाद वो अपनी माँ बाप के घर पर पहुंची और उस घर पर पहुंचने के बाद उसने घर के बाहर देखा कि गैराज में गाड़ी तो है ही नहीं, मतलब ये गाड़ी कहीं गई हुई है और अंदर जो मौजूद होगा वो भी शायद यहाँ से कहीं ना कहीं गया हो। तो तुरंत वो सीधा अपने घर के मेन गेट के ऊपर गई। मेन गेट पर जाकर उसने नोटिस किया कि राइट साइड में जो खिड़कियां हैं उसमें से अंदर की लाइटें जली हुई दिखाई दे रही हैं, मतलब अंदर कोई ना
कोई तो होना भी चाहिए। दूसरी बात, वो बाहर खड़े होकर अपने माँ बाप का नाम चिल्लाने लगी, बार बार उन्हें बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। जब उसने दरवाजा और जोर से खटखटाया तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया, क्योंकि वो दरवाजा लॉक किया ही नहीं गया था। खैर, दरवाजा खुलते ही रोंडा सीधा उस घर के अंदर गई और अंदर जाकर अपने माँ बाप के लिए चिल्लाने लगी जोर जोर से, कहाँ हो, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। पर यहाँ एक अजीब सी शांति थी, और वो अजीब सी शांति रोंडा को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। जी हाँ, जब उसने देखा डाइनिंग टेबल पर वहाँ 2 प्लेट्स रखी हुई थी और उसके अंदर आधा खाना भी रखा हुआ था, और वो खाना अब सड़ चुका था। मतलब ये खाना 3-4 दिन पुराना है और जरूर इनको कोई खाते खाते ही बीच में से यहाँ उठ गया था। दूसरी बात, कैरल और रेजी के साथ एक डॉग रहा करता था, और ये डॉग हमेशा कैरल और रेजी के साथ ही कहीं ना कहीं जाता था। कैरल और रेजी कहीं भी जाते तो इसको हमेशा अपने साथ लेकर जाते, इसके बिना बाहर नहीं निकलते थे। अब वो डॉग भी यहीं पर मौजूद था, मतलब कैरल और रेजी बाहर तो नहीं गए हैं, है तो वो कहीं ना कहीं यहीं। इसके अलावा रोंडा जब अपनी माँ को देखते देखते उनके बेडरूम में गई तो वहाँ के भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। उसने देखा कि बेडशीट बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ हालात में पड़ी हुई है, और साइड में उनका एक फोन रखा हुआ है, और यही एक फोन कैरल और रेजी दोनों मिलकर आपस में इस्तेमाल किया करते थे। साइड में ही उनकी दवाइयां भी रखी हुई हैं। अब आपको भी पता होगा कि जिसको डायबिटीज होती है उसको डेली इंसुलिन लेनी पड़ती है, और ऑब्वियसली यहाँ कैरल को तो कैंसर था, उसकी भी यहाँ डेली दवाइयाँ चल रही थी, और वो दवाइयाँ भी साइड में ही पड़ी हुई हैं, और इसके बिना तो ये दोनों एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। ये दवाइयाँ छोड़कर और अपना फोन यहाँ छोड़कर वो कैसे जा सकते थे। अब यहाँ पर घबराते हुए रोंडा ने तुरंत जैक्सनविले पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करने की कोशिश करी। तुरंत उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे उसके माता पिता यहाँ रहा करते थे, वो खुद साउथ कैरोलिना में रहती है और अपने माता पिता को देखने आई थी क्योंकि उनका फोन नहीं लग रहा था और वो यहाँ से गायब हैं। अब प्लीज यहाँ पर आइए और क्राइम सीन की जांच करिए। पुलिस तुरंत उस घर में पहुंची, वहां पर जाकर सबूत उठाए। इसके अलावा और जानकारियां लेने लगी रोंडा से कि आखिर वो कहां जा सकते हैं। रोंडा ने कहा कहीं नहीं जाते वो मेरे अलावा, और उनकी गाड़ी भी यहाँ नहीं है। गाड़ी चलाएगा कौन, क्योंकि कैरल ने ड्राइविंग छोड़ दी है, और दूसरी तरफ रेजी, उसका तो पैर टूटा हुआ है, वो ड्राइव कर ही नहीं सकता, तो उनकी गाड़ी आखिर लेकर कौन गया। अब इसके बिहाफ पर पुलिस वालों ने कहा कि शायद हो सकता है उन्होंने कोई ड्राइवर वगैरह बुला लिया हो, लेकिन रोंडा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो कहीं भी बाहर जाने से पहले उसे हमेशा जरूर बताया करते थे। रोंडा ने कहा कि आप प्लीज उनकी गाड़ी को ही ट्रेस कर लीजिए, शायद हो सकता है वो आपको उनकी गाड़ी के साथ ही मिल जाए। तुरंत पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू करी और किस्मत से पुलिस को यहाँ उनकी गाड़ी मिल भी गई। जी हाँ, पुलिस को उनकी गाड़ी मिल चुकी थी, और वो गाड़ी इस जैक्सनविले से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पर दूर फ्लोरिडा के ही जंगलों में बीच में खड़ी मिली थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हाईवे से राइट साइड की तरफ एक रास्ता कटता है, और उस रास्ते पर जैसे ही ये गाड़ी चढ़ी वो कच्चे रास्ते के ऊपर चढ़ चुकी थी, और चढ़ते 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 वो नीचे और ज़्यादा गहराई में जंगलों में जा रही थी, और एक पॉइंट पर आकर वो वहीं रुक गई और जस्ट वहीं पर लावारिस छोड़ दी गई। ऐसा कैसे हो सकता था? कैरल और रेजी इस जंगल में क्यों जाएंगे? पुलिस जब उस गाड़ी के पास पहुंची, पुलिस ने उस गाड़ी की जांच करी, अंदर बाहर से देखा, लेकिन उनको कुछ भी अजीब नहीं लगा, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो चीज थी इस गाड़ी की बैटरी। जी हाँ, इस गाड़ी को जो भी चला रहा था वो जाते जाते इस गाड़ी की बैटरी को निकाल कर ले गया। अब इस चीज को देखकर पुलिस वालों को लगा कि शायद हो सकता है कैरल और रेजी बिना किसी को बताए घूमने वगैरह के लिए निकले होंगे, वो इस जंगल में घूमना चाहते होंगे, लेकिन जैसे वो इस जंगल में आए उनकी गाड़ी के साथ कोई दिक्कत हो गई और उनको मजबूरन यहाँ गाड़ी छोड़कर उसकी बैटरी निकालकर उनको लेकर जाना पड़ा। रोंडा कहने लगी कि क्या बकवास कर रहे हैं जनाब आप, वो बूढ़े आदमी 10-12 किलो की बैटरी लेकर इस कच्चे रोड में जंगल में कैसे चल सकते हैं? आप खुद हिसाब लगाइए, एक का पैर टूटा हुआ है और जिसका पैर टूटा हुआ है वही ले दे के कैसे भी मैनेज करता है, अपनी पार्टनर की मदद करता है, वो दोनों बैटरी का भार उठाकर कहां ही चलेंगे। अभी ये गाड़ी मिले सिर्फ 5 घंटे ही बीते थे। रोंडा समझा ही रही थी पुलिस को कि नहीं, ये गाड़ी उनके माता पिता यहां से नहीं उठाकर लेकर गए, और 5 घंटों बाद पुलिस को एक अजीब सी कॉल आई। जी हाँ, इस कॉल करने वाले आदमी ने खुद को रेजी समनर बताया और कहा कि मैं रेजी बोल रहा हूँ, मैं अभी टीवी देख रहा था और मुझे देखा कि हर जगह मेरी ही न्यूज़ चल रही है, आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे ढूंढना बंद कर दीजिए। मैं और मेरी पत्नी यानी कि कैरल, हम दोनों घूमने के लिए निकले हैं और हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हम दोनों इस दुनिया से थोड़ा सा परेशान हो चुके थे और जस्ट अपना मन रिफ्रेश करने के लिए निकल चुके हैं। लेकिन जैसे ही इस कॉल के ऊपर वो पुलिस वाले बात कर रहे थे उस आदमी से, तो यहाँ इस कॉल के ऊपर ही पुलिस वालों को शक हो चुका था
क्यों? क्योंकि यहाँ रोंडा ने बताया था कि उसके माँ बाप की उम्र तकरीबन 61 साल की है और ये जो कॉल पर बात करने वाला व्यक्ति था इसकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी लग रही थी, तकरीबन 18, 19, 20, 21 साल की थी। और फिर पुलिस वालों ने तुरंत उस आदमी से पूछ लिया कि आप ठीक हो ना, आपके साथ ही होगी आपकी वाइफ कैरल, तो आप प्लीज़ हमारी कैरल से बात करवा दीजिए। उस आदमी ने कहा हाँ हाँ मेरे साथ ही है मेरी पत्नी, आप प्लीज़ उससे बात करिए। कैरल से भी बात करवाई गई और यहाँ भी एक लड़की बोल रही थी। लड़की की उम्र यहाँ कहीं से भी 61 साल नहीं लग रही थी और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वो बीमार हो या फिर बूढ़ी हो चुकी हो। उसकी उम्र भी यहाँ 18, 19, 20, 21 साल की ही थी। अब ये चीज सुनकर पुलिस वालों को शक हो गया कि ये दोनों आखिर है कौन। पुलिस वालों ने उस कॉल की रिकॉर्डिंग पहले ही कर ली थी और तुरंत रोंडा को अपने पास बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे हमारे पास रेजी और कैरल नाम के दो बंदों की कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि हम ठीक हैं और आप हमारी तलाश को यहीं रोक दीजिए। कैरल ने कहा कि आप प्लीज़ वो मुझे रिकॉर्डिंग सुनाइए, मैं अभी बता दूंगी कि वो मेरे माता पिता है या नहीं। रोंडा को रिकॉर्डिंग सुनाई गई। रोंडा ने कहा कि नहीं, ये मेरे माता पिता है ही नहीं, आपको किसी गलत व्यक्ति ने फ़ोन किया है। पुलिस वाले बोले हमें भी यही लग रहा था कि हमारा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन कोई ऐसे मौके पर हमारे साथ मजाक क्यों करेगा। हो सकता है जरूर जिसने भी हमको ये कॉल किया हो उसका असल कैरल और रेजी के गुम होने से जरूर कोई ना कोई संपर्क हो। पुलिस ने तुरंत मोबाइल नंबर कंपनी से इस नंबर की डिटेल मांगी जिस नंबर से ये कॉल आई थी और इसी बीच जब तक ये डिटेल नहीं आ रही थी पुलिस वालों ने सोचा कि क्यों ना हम एक बार कैरल और रेजी के बैंक अकाउंट्स की तरफ देखें, उनके बैंक अकाउंट्स क्या कहते हैं। और जब पुलिस वाले बैंक गए, कैरल और रेजी दोनों के ही बैंक अकाउंट्स को खंगाला गया तो उनको बहुत हैरानी हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ जिस टाइम पर कैरल और रेजी गुम हुए थे उसके बाद से ही कैरल और रेजी दोनों के ही बैंक अकाउंट से बहुत मोटी रकम विड्रॉ की गई थी, यानी कि निकाली गई थी। और ये कहीं और से नहीं बल्कि साउथ कैरोलिना से निकाली गई थी, तकरीबन 4 घंटे दूर, बिल्कुल वहीं से जहां रोंडा रहा करती थी। पुलिस तुरंत उस बैंक के पास गई और कहा कि आपके बैंक के एटीएम से यहाँ पैसा निकाला गया है, आप प्लीज हमें वो सीसीटीवी फुटेज दिखाइए जिस व्यक्ति ने इस अकाउंट से पैसा निकाला था। बैंक ने तुरंत एटीएम की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हवाले कर दी और पुलिस ने देखा कि जो भी ये बंदा पैसे निकाल रहा है ये कैरल और रेजी तो नहीं है। जी हाँ, ये कोई और ही लड़का था जिसकी उम्र 20 साल के आसपास की थी। इतने में ही उस फोन नंबर की डिटेल भी आ गई जिस नंबर से फोन आया था पुलिस के पास, और जैसा कि पुलिस को अंदाजा था ये नंबर सारा फेक था। पुलिस ने जाकर उस जगह पर तलाश की लेकिन यहाँ पर कोई कैरल और रेजी नहीं रहा करते थे, बल्कि जो रहा करता था उसने कह दिया था कि मेरी आईडी वगैरह गुम हो गई थी और मुझे पता था कि जरूर कभी ना कभी मेरी आईडी पर ऐसा कोई कांड होगा, इसलिए मैंने पहले ही शिकायत करवा दी थी पुलिस में कि मेरी आईडी गुम हो गई है। और उसने शिकायत दिखाई, देखिए, और मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को पता था कि ये फेक नंबर है। इसके बाद पुलिस के हाथ यहाँ खाली थे। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, उस बुजुर्ग दंपत्ति को हम कैसे ढूंढें। तब पुलिस के दिमाग में एक और आइडिया आया। उन्होंने कहा कि हमने इस नंबर की तो जांच कर ली, हमें कुछ नहीं मिला, ये नंबर फेक एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन हमने इस नंबर की कॉल हिस्ट्री की तो जांच करी ही नहीं, इससे हमें और भी लिंक्स मिल सकते हैं। पुलिस ने इस नंबर की कॉल डिटेल्स को मंगवाया और लिटरली इस नंबर से सिर्फ 2 ही कॉल की गई थी, एक पुलिस के पास और एक दूसरी कॉल एक कार रेंटल कंपनी के पास। जी हाँ, और वो कार रेंटल कंपनी कहीं और नहीं वहीं साउथ कैरोलिना में ही थी जहां रोंडा रहा करती थी। उस कार रेंटल कंपनी को जब फ़ोन किया गया पुलिस द्वारा और उसके मैनेजर से बात की गई तो उस मैनेजर ने कहा कि हाँ जी जनाब, हमारे पास ये फ़ोन आया था इस नंबर से और उसने हमसे एक गाड़ी की डिमांड करी थी और हमने उसको गाड़ी दी भी है। और जब उस मैनेजर ने कहा कि हमने उसको ये गाड़ी दी है तो पुलिस समझ गई कि ये तो वही गाड़ी है जो कि उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही थी, एटीएम के बाहर खड़ी हुई। पुलिस वालों ने पूछा कि हाँ बताओ ये गाड़ी अब कहाँ है और कौन लेकर गया था। मैनेजर ने कहा जनाब 1 मिनट रुकिए, लेकर गया था नहीं, लेकर गई थी। जी हाँ, हमने तो एक लड़की को गाड़ी दी थी और उस लड़की ने अपनी आईडी दी है यहाँ पर और उस आईडी में उस लड़की का नाम टिफनी कॉल है और ये टिफनी कॉल ही यहाँ से उठाकर गाड़ी लेकर गई है कुछ दिनों के लिए। लेकिन यहाँ उस मैनेजर ने ये भी बताया कि जनाब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हमें तो पता है कि हमारी ये गाड़ी इस टाइम पर कहाँ खड़ी है क्योंकि हमारी सारी गाड़ियों में सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है। पुलिस वाले ने कहा बहुत ही बढ़िया कर दिया तूने ये काम, तो अब जल्दी से हमें उस गाड़ी की लोकेशन बता दे। उसने कहा कि ये गाड़ी इस टाइम पर साउथ कैरोलिना में ही हाईवे पर मौजूद एक होटल के बाहर खड़ी है। पुलिस ने तुरंत अपना तामझाम उठाया, अपनी एक टीम बनाई और सीधा उस होटल के बाहर जाकर खड़े हो गए। वो सोचने लगे कि इस होटल के अंदर आखिर क्या क्या हो सकता है, सिचुएशन क्या क्या हो सकती है जिसने भी यहाँ कैरल और रेजी को बंधक बनाकर रखा होगा। उनके पास हथियार भी हो सकते हैं, वो काफ़ी सारे बंदे भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है अकेला भी हो। पुलिस ने तुरंत अपनी टीम के साथ उस होटल के ऊपर छापा मारा और होटल वालों से पूछा कि ऐसे ऐसे टिफनी कॉल नाम के लड़की का कोई रूम रजिस्टर्ड है या नहीं, लेकिन होटल रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया, नहीं ऐसे ऐसे हमारे पास
पास तो कोई भी बुकिंग नहीं है। पुलिस वालों ने अब एक एक कमरा छानना स्टार्ट कर दिया और इसी चेकिंग को करते हुए पुलिस फाइनली अब असली कमरे तक जा पहुंची थी। जैसे ही पुलिस ने वो दरवाजा खटखटाया, एक लड़की ने दरवाजा खोला और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टिफनी कॉल ही थी। पुलिस ने तुरंत टिफनी कॉल को झपा और झपते ही सीधा उस कमरे के अंदर गई। कमरे के अंदर का हाल देखकर पुलिस भी हैरान, क्योंकि ये कमरा नहीं बल्कि कोई नशे पतों का अड्डा लग रहा था। हर टाइप का माल सामने टेबल पर पड़ा हुआ था, नोट इधर उधर बिखरे हुए थे, दारू की बोतलें इधर उधर पड़ी थी और इन दारू की बोतलों के बीच में दो लड़के भी बैठे हुए थे। एक जिसकी उम्र 20 साल की थी और उसका नाम माइकल जेम्स जैक्सन था, और उसके साथ ही उसका दोस्त जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी, उसका नाम एलन वेड था। ये दोनों भी यहाँ बाबूजी बनकर आराम से बैठे हुए थे टिफनी कॉल के साथ। और ये टिफनी कॉल कोई और नहीं बल्कि इसी माइकल जेम्स जैक्सन की गर्लफ्रेंड थी। पुलिस वाले जब इस रूम की जांच कर रहे थे तो उनको बहुत सारे सूटकेसेस यहाँ पड़े हुए मिले, और जब उन सूटकेसेस को खोलकर देखा गया तो उनके अंदर बहुत सारे नए नए कपड़े थे, नए नए कंप्यूटर थे, वीडियो गेम्स वगैरह थी। ये चीज़ देखकर पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान कि ये चीज़ आखिर आई कहाँ से। पुलिस वालों ने उन दोनों लड़कों की तरफ देखा और कहा, चटपटों इधर आओ और बताओ ये सब क्या है, कहाँ से तुम्हारे पास आए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हम खरीद कर लेकर आए हैं, नए नए हैं ये सारे और हमारा शौक है ये खरीदने का, पैसे कहाँ से आए ये और बता दो बस। ये चीज़ वो बताने में असमर्थ थे। पुलिस ने तुरंत तीनों को झपा और ये सारे सामान के साथ पूरा तामझाम लेकर अपने पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। और अब यहाँ पर तीनों को अलग अलग रूम में बैठाया गया और इनसे पूछताछ करनी स्टार्ट की गई। तीनों से तमीज से पूछताछ की गई, लेकिन तीनों ही बोलने के लिए तैयार नहीं थे। और ज़रा तमीज बढ़ाई गई तो पुलिस ने टिफनी को तोड़ दिया, लेकिन थोड़ा सा तोड़ा, और तोड़ने के बाद टिफनी ने बोलना स्टार्ट किया और कहा कि जनाब देखिए, हमें नहीं पता कि रेजी और कैरल समनर आखिर गए कहाँ हैं, हमें वो बताकर नहीं गए, लेकिन हाँ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि हमने रेजी और कैरल को लूटा है, हमने उनके घर जाकर उनको लूटा है, उनके ऊपर डकैती मारी है। लेकिन ये काम हम तीनों ने नहीं किया बल्कि 4 बंदों ने किया था। हमारे साथ एक चौथा बंदा भी शामिल है जो कि कोई और नहीं बल्कि एलन वेड, जो कि 19 साल का लड़का है, उसका ही दोस्त है जिसका नाम ब्रूस विक्सन था और उसकी उम्र भी 19 साल की ही थी। वो भी हमारे साथ था और हम चारों ने मिलकर यहाँ कैरल और रेजी को लूटने का प्लान बनाया था। ये ब्रूस पास ही रहता था। पुलिस तुरंत उसके घर गई और उसको झप लिया। झपते ही पुलिस स्टेशन लेकर आई और उससे अब पूछने लगी। बाकी के तीनों लड़के लड़कियां, यानी कि वो जो तीनों थे पहले पकड़े थे, वो तीनों बोलने के लिए तैयार नहीं थे। और ये ब्रूस जैसे ही पुलिस को देखा इसने बोलना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ सच सच बताना स्टार्ट कर दिया। पुलिस वाले उसे खुद कह रहे हैं कि गुरु रुक जा, पुलिस स्टेशन तो चल ले, वहां जाकर बोल लियो सारा कुछ। पुलिस वाले तुरंत उसे पुलिस स्टेशन लेकर गए, अलग कमरे में बैठाया और उसे पूछताछ करनी स्टार्ट करी। और यकीन मानिए, इस ब्रूस ने जो कहानी बताई उसे जानने के बाद आपके आंखों में पानी ना आ जाए तो आप आगे से कोई मेरी वीडियो ना देखना। ब्रूस ने बताया कि ये सारा कांड स्टार्ट हुआ टिफनी के साथ। ये टिफनी नाम की लड़की कहीं और नहीं बल्कि साउथ कैरोलिना की ही रहने वाली है, और साउथ कैरोलिना में ही पहले ये दोनों यानी कि कैरल और रेजी भी वहीं रहा करते थे अपनी बेटी रोंडा के साथ शादी के कुछ टाइम बाद तक। और ये टिफनी उनकी ही पड़ोसी थी। और इस टिफनी का जो बचपना है, इस टिफनी का जो परिवार है, और उस परिवार के नाम पर सिर्फ टिफनी का बाप ही इसके साथ मौजूद था। और वो बाप भी सारा दिन बेड पर ही पड़ा रहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा था। नशे पतों ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी। अब यहाँ घर में पैसा आने का कोई चांस था ही नहीं। जो भी चांस था वो आसपास से मांग कर ये टिफनी अपने पिता की दवाइयाँ लेकर आती, और कहीं और से नहीं मिलते तो ये सीधा रेजी और कैरल के घर में यानी कि पड़ोसियों के घर ही चली जाती और उनसे कहती कि ऐसे ऐसे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है, दवाइयाँ लेकर आनी है, खाना वगैरह खाना है, हमारे पास नहीं है। और कमाल की बात देखिए, यहाँ कैरल और रेजी ने इस टिफनी को अपनी दूसरी बेटी मान लिया था। रोंडा के जितना ही टिफनी को प्यार कर रहे थे, वो जब भी घर में आती उसको बैठाते, उसको खाना पानी खिलाते और कुछ ना कुछ उसे हमेशा देकर ही भेजते थे। आप सोच कर देखिए, कैरल और टिफनी को नई गाड़ी लेनी थी साउथ कैरोलिना में रहते हुए ही, जबकि उनके पास एक और गाड़ी थी और वो पहले वाली गाड़ी बिल्कुल अच्छी हालत में थी। और उस गाड़ी को कहीं और बेचने की बजाय उन्होंने वो गाड़ी सीधा टिफनी को गिफ्ट में कर दी, क्योंकि उसको ज़रूरत थी। उसके पिता को वो कभी भी हॉस्पिटल उसके अंदर लेकर जा सकती थी। इतने दयालु थे। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि टिफनी और कैरल और रेजी के बीच में कितना अच्छा बॉन्ड यहाँ पर था। लेकिन अभी ये जुलाई 2005 में टिफनी को अपना एक बॉयफ्रेंड मिल चुका था, वही माइकल जेम्स जैक्सन। और ये माइकल जेम्स जैक्सन के साथ साउथ कैरोलिना से जैक्सनविले घूमने आई थी, पार्टी वगैरह करने के लिए आई थी। और जब ये पार्टी वगैरह कर रही थी रात को, तो उस होटल में पुलिस की रेड पड़ गई और इनको अपने नशे पतों के साथ तुरंत उस होटल से भागना पड़ा। अब वो जैसे ही उस होटल से बाहर निकले, इनके पास कोई और रहने की जगह ही नहीं थी। तो यहाँ टिफनी को याद आया कि यहाँ तो उसके पड़ोसी रहते हैं,
वही कैरल और रेजी, तो क्यों ना हम उनके पास जाकर रुकें। तो तुरंत यहाँ पर कैरल और रेजी के पास तुरंत यहाँ पर टिफनी ने कैरल और रेजी के अपने मैसेजेस को देखा और यहाँ पुराने मैसेजेस में टिफनी को कैरल और रेजी ने बताया था कि हम जैक्सनविले में यहाँ शिफ्ट हुए हैं, कभी आओ तो ज़रूर मिलना। और ये दोनों अब जेम्स और टिफनी सीधा जैक्सनविले में मौजूद कैरल और रेजी के घर पर पहुंच चुके थे। दरवाज़ा खटखटाया, कैरल ने दरवाज़ा खोला और सामने टिफनी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ओ माय गॉड, टिफनी आओ आओ घर के अंदर आओ। पीछे माइकल खड़ा था। ओ माइकल प्लीज़ आओ आओ घर के अंदर आओ, बैठो, क्या खाओगे, इतने टाइम बाद तुम यहाँ आए हो, खाना वाना खा कर जाना, आराम से रुको। यहाँ पर टिफनी और जेम्स ने बताया कि देखिए ऐसे ऐसे हम यहाँ पार्टी करने आए थे और वहाँ पर हमें बाहर निकाल दिया गया, हमें वहाँ से भागना पड़ा और अभी हमारे पास रात को रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। रेजी भी वहीं साइड में ही बैठा था, इन दोनों की बातें सुन रहा था और उसने कहा कि बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जब मन करे, जितना टाइम मन करे इस घर में रुको, आराम से खाओ पियो, जितना तुम्हें चाहिए है वो लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रुको यहाँ, इसे अपना ही घर समझो। ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो रात को जाकर सीधा अपने कमरे में सो गए। चारों अभी इस घर में सो चुके थे। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट में आए, ब्रेकफास्ट सभी ने साथ किया और इसी ब्रेकफास्ट पर बातें हुई साउथ कैरोलिना की। टिफनी यहाँ कैरल से पूछने लगी कि आपने वो घर बेच दिया है, वो कितने का बिका। और यहाँ कैरल ने टिफनी को गलती से ही जस्ट बोल दिया कि वो घर हमारा $1,00,000 में बिका है और वो $1,00,000 अभी भी हमने हमारे सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं। और जैसे ही ये बात टिफनी और माइकल जेम्स जैक्सन ने सुनी कि इनके पास तो बहुत पैसा है, इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। देखते ही देखते आंखों ही आंखों में प्लान बन चुका था इन दोनों को लूटने का। लूटते तो कैसे, अभी तो लूट नहीं सकते थे। अब इन दोनों को जस्ट इस घर से जल्दी बाहर निकलना था। ये दोनों यहाँ से खड़े हुए। अब खड़े होते ही वो सामने बैठे बुजुर्ग दंपत्ति बेचारे बोल रहे हैं कि बैठो बच्चों, आराम से खाना वाना तो खा कर जाओ, दोपहर को निकल जाना, शाम को निकल जाना। लेकिन नहीं, ये दोनों नहीं माने और जस्ट उनको हाय हेलो राम राम करके तुरंत वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही इन दोनों ने प्लान बनाया कि इस बुजुर्ग दंपत्ति के पास तो बहुत सारा पैसा है और हम इसे लूट सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी और अपनी इस प्लानिंग में ब्रूस नैक्सन और एलन वेड को भी शामिल किया और समझाया उसे कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत सारा पैसा इन बुजुर्ग दंपत्ति के पास है और वो हमें लूटना है। एलन वेड और ब्रूस नैक्सन को वो दंपत्ति नहीं जानता था, तो इन चारों ने डिसाइड किया कि पहले इस घर में ब्रूस नैक्सन और एलन वेड ही जाएंगे अपनी कोई मजबूरी लेकर। यहाँ टिफनी ने बाकी के तीनों लड़कों के दिमाग में बैठा दिया था कि ये दोनों दंपत्ति आखिर है कैसे। ये बहुत ज़्यादा दयालु हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी को भी अपने घर में अंदर घुसने देते हैं, किसी से भी अच्छे से बात कर लेते हैं, खाना पानी खिलाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ इनको नहीं होती। तो ब्रूस और एलन अब समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। 8 जुलाई 2005 की शाम को ब्रूस नैक्सन और एलन वेड दोनों ही यहाँ जैक्सनविले में मौजूद कैरल और रेजी के घर के सामने खड़े थे। वो सीधा उस घर के मेन गेट पर गए और दरवाज़ा खटखटाया। तुरंत यहाँ कैरल ने दरवाज़ा खोला और सामने 2 जवान लड़कों को खड़ा देख वो भी खुश थी कि हाँ बताओ क्या हुआ है बच्चों तुम्हारे साथ। तो यहाँ एलन और ब्रूस ने कहा कि देखो माँ जी, हमारे साथ ना दिक्कत हो गई है, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और हमारा जो फ़ोन है वो भी बंद हो गया है। आप हमें आपका फ़ोन यूज़ करने देंगी, हमें कॉल करनी है और अपने दोस्तों को बुलाना है। बेचारी कैरल को तो कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा ठीक है बच्चों, आओ आओ अंदर आओ, आराम से बैठो, खाओ पियो, फिर फ़ोन वगैरह करो आराम से, तुम्हारा ही घर है। वो दोनों अंदर जाकर बैठ गए। कैरल ने उनको फ़ोन ला कर दिया और फ़ोन देते ही यहाँ कैरल को उन दोनों ने पकड़ लिया। अपने साथ अपने बैग में रखी हुई एक टेप को निकाला और जस्ट दोनों ने मिलकर कैरल के हाथों को पीछे से बांधना स्टार्ट कर दिया। ये हाथ बांधते टाइम कैरल चिल्ला रही थी और कैरल की इस चिल्लाहट को सुनकर रेजी, जो कि घर के बराबर में ही मौजूद गैरेज में अपनी गाड़ी के ऊपर साफ सफाई कर रहा था, वो वहाँ से तुरंत अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठ कर आया घर के अंदर और देखा कि 2 लड़के उसकी वाइफ यानी कि कैरल को ज़बरदस्ती लपेट रहे हैं टेप से। रेजी ने भी उनको रोकना स्टार्ट कर दिया। अब ये 2 जवान लड़के थे और ये बुजुर्ग दंपत्ति, और उनमें से एक का तो वैसे ही पैर टूटा हुआ था। ये दोनों तो यहाँ लड़ नहीं सकते थे इनसे। तुरंत यहाँ पर रेजी को भी पकड़ा गया, उसका भी शरीर टेप से लपेटना स्टार्ट किया, उसके भी हाथ पैर बांधे। और आप सोच कर देखिए, इन दोनों को जब जोड़कर वापस में आपस में और टेप लगाई गई, सिर्फ इन दोनों का नाक जो था वो छोड़ा गया टेप से, ताकि जब सांस ले सके, जिंदा रह सके। इन दोनों को एक ही नग बना दिया गया था टेप से लपेट लपेट कर। और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर इस घर के अंदर लूटपाट करनी स्टार्ट करी। सारे कीमती सामान उन्होंने अपने बैग में डालना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ सबसे बेशकीमती था कैरल और रेजी द्वारा कलेक्ट किया गया कॉइन कलेक्शन।
वो बहुत ज़्यादा बेशकीमती था, वो भी इन्होंने उठाया, अपने साथ बैग में डाला और जो सब कुछ लूट लाट कर अब ये दोनों जाने के लिए तैयार थे। लेकिन ऐसे नहीं जाने वाले थे। जाने से पहले उन्होंने बाहर बैठे अपने ही दोस्त यानी कि टिफनी कॉल और जेम्स जैक्सन को मैसेज किया, ऑल क्लियर। ये ऑल क्लियर मतलब था कि सब कुछ हो चुका है, इन दोनों को बंधक बनाया जा चुका है और अब तुम अंदर आ सकते हो। दूसरी गाड़ी यानी कि वो जो रेंटल वाली गाड़ी थी, उस गाड़ी में बैठे हुए टिफनी कॉल और जेम्स जैक्सन बाहर निकले और सीधा उस घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही चारों ने कैरल और रेजी को देखा। कैरल और रेजी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये चारों आखिर है कौन। खैर यहाँ पर वो दोनों पहले ही परेशान थे अपनी बीमारी से और अब ये चारों उनके साथ क्या कर रहे हैं ये भी उनको समझ नहीं आ रहा था। खैर यहाँ पर रेजी ने कैरल को बोला कि देखो, इन चारों को जो चाहिए हो इस घर से लूट लेने दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बाद में जब ये चले जाएंगे तब हम कोई मदद का जुगाड़ कर लेंगे और हम अपने आप को इस टेप से खुलवा लेंगे, बस अभी चुप रहो, कुछ मत बोलो। ये चीज टिफनी कॉल ने सुन भी ली थी लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। अब इन चारों के वापस जाने का टाइम था, लेकिन इन चारों ने सोचा कि अभी भी इस बुजुर्ग जोड़े के पास बहुत कुछ माल है और वो इनके बैंक में है और ये अपने बैंक की डिटेल ऐसे तो नहीं देंगे, इनको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। चारों ने मिलकर इन दोनों को उठाया और कहीं और नहीं बल्कि इनके गैरेज में ही खड़ी इनकी ही गाड़ी की डिग्गी को खोला और उस डिग्गी के अंदर बंद कर दिया और डिग्गी ऊपर से दे मारी। मारने के बाद एलन वेड और ब्रूस नैक्सन सीधा उस गाड़ी में बैठे और बाकी यानी कि टिफनी कॉल और माइकल जेम्स अपनी उसी रेंटल वाली गाड़ी में बैठे और इन दोनों गाड़ियों को अब चलाना स्टार्ट किया गया। इन्होंने पहले से ही प्लान कर लिया था कि वो यहाँ से तकरीबन 1 घंटे ड्राइव पर दूर नीचे इस जंगलों में जाएंगे और राइट कट लेकर उस गाड़ियों को नीचे जंगलों में उतार देंगे और जंगलों की गहराई में जाकर वहीं देखेंगे। दोनों गाड़ियाँ अब उस सोचे समझे पॉइंट पर आ चुकी थी। आने के बाद यहाँ पहले ही तैयारियां देखकर सब कोई हैरान थे। जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया था पहले से ही और इस गड्ढे के बराबर में ही अब ये दोनों गाड़ियां आकर रुकी थी। खैर यहाँ गाड़ियां रुकते ही वो जो कैरल और रेजी वाली गाड़ी थी उस गाड़ी की डिग्गी को खोला गया और इन दोनों को बाहर निकाला गया। अब आप सोच कर देखिए, गर्मियों के टाइम में एक डिग्गी में बंद है, वो भी बुजुर्ग जोड़ा, पसीना तो आएगा ही, गर्मी तो लगेगी ही। और जैसे ही उन्होंने डिग्गी को खोला तो वो जो टेप जो थी वो पसीने से ऊपर नीचे हो चुकी थी, स्लिप हो चुकी थी। खैर अब इस टेप को बांधने की वापस ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि ये दोनों पहले ही मजबूर थे, इन दोनों के अंदर हिम्मत तो वैसे ही नहीं थी। दोनों को पकड़कर टेपों से ही बाहर निकाला गया। बाहर निकालते ही नीचे रखा गया और नीचे रखने के बाद पहली बार इन दोनों ने देखा कि सामने तो टिफनी कॉल और माइकल जेम्स खड़े हैं। इन दोनों को देखकर ये बहुत खुश हुए कि शायद हो सकता है ये हमारी मदद करने के लिए आए हों और ये दोनों सीधा टिफनी कॉल और माइकल जेम्स को बताने लगे कि ये जो दोनों लड़के साथ में खड़े हैं ना, ये हमें ऐसे किडनैप करके यहाँ पर ले आए हैं, आप प्लीज़ हमारी मदद करिए। लेकिन टिफनी कॉल और माइकल जेम्स ही अब इन दोनों के साथ बहुत भयंकर कुछ करने वाले थे। असल में इन चारों ने प्लान बनाया था कि वो इस बुजुर्ग दंपत्ति को इस कब्र जैसे गड्ढे में नीचे रखेंगे और इनको डराएंगे और ये डराते ही सारी बैंक की इंफॉर्मेशन हमें दे देंगे। इन चारों ने उठाया, एक एक करके दोनों को नीचे गड्ढे में फेंक दिया। बुजुर्ग बेचारे और इतने गहरे गड्ढे, तकरीबन 7-8 फुट गहरा वो गड्ढा था, उसके अंदर फेंक दिया दोनों को। और फेंकते ही दोनों बेचारे नीचे जाकर एक दूसरे से लिपट गए और लिपटते ही एक दूसरे को सांत्वना देने लगे कि कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे बच जाएंगे। खैर दोनों का मेल मिलाप देखने के बाद इन चारों गैंगस्टर्स ने कहा कि अब चुप हो जाओ और हमें तुरंत अपनी बैंक की जानकारी दो। बिना कुछ सोचे समझे यहाँ कैरल और रेजी ने अपने बैंक के एटीएम कार्ड्स वगैरह सब कुछ, नेट बैंकिंग पासवर्ड वगैरह, एटीएम पिन वगैरह सब कुछ यहाँ सही सही इन चारों को दे दिए। अब यहाँ पर लगभग इन चारों ने सब कुछ ही लूट लिया था इस बुजुर्ग दंपत्ति से। दूसरी तरफ कैरल और रेजी इन चारों के सामने खड़े होकर अपनी जान की भीख मांग रहे थे और सबसे ज्यादा उन्हें बुरा लग रहा था कि टिफनी कॉल, जिसे उन्होंने आज तक अपनी बेटी की तरह पाला है, कभी उसकी मदद करने से इनकार नहीं किया, वही उनके साथ ऐसा कुछ कर रही है। वो उनके सामने अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन ये चारों नहीं सुनने वाले थे। चारों ने एक एक कस्सी को उठाया और कस्सी को उठाकर साइड में ही जो मिट्टी उस खड्डे को खोद कर निकाली गई थी, उस मिट्टी को वापस इस खड्डे के अंदर भरना स्टार्ट किया गया। सोच कर देखिए, अपने आप की जान बचाने के लिए वो व्यक्ति जो कि व्हील चेयर पर था वो भी खड़ा हो गया दीवार को पकड़कर, ताकि वो जो मिट्टी है जल्दी जल्दी ना भरे, वो बाद में धीरे धीरे ऊपर आए। सोच कर देखिए, यहाँ वो दोनों बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति, 61 साल उनकी उम्र है, उनको बुरी तरह से लूटने के बाद, उनके ऊपर अत्याचार करने के बाद उन्हें यहाँ इस गड्ढे में फेंक दिया गया और अब ये गड्ढा धीरे धीरे मिट्टी से भर रहा था। सबसे पहले यहाँ मिट्टी को छाती तक भरा गया। छाती तक भरने के बाद
ये चारों अब उनसे और कुछ पूछने वाले थे, लेकिन ये मिट्टी छाती तक भर चुकी थी, तो अब इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उस मिट्टी का वेट जो था वो भी शरीर के ऊपर लग रहा था और अब इनको बहुत जोर जोर से सांसें लेनी पड़ रही थी। लेकिन फिर भी इनको उम्मीद थी कि वो यहाँ बच जाएंगे। सब कुछ पूछ लिया था इन्होंने और कैरल और रेजी ने भी बिल्कुल सही सही बता दिया था कि हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। टिफनी को तो वैसे ही सब कुछ पता है जो जो हमारे पास होना चाहिए। टिफनी ने कहा हाँ अब इनके पास और कुछ नहीं होगा, अब इनको यहीं खत्म कर दो। सोच कर देखिए, फिर से चारों ने कस्सियाँ उठाई और फिर से मिट्टी को डालना स्टार्ट किया गया। डालते डालते पहले उनके होठ दबे, बेचारे चिल्लाए जा रहे थे, बोले जा रहे थे, लेकिन इस जंगल में उनकी सुनने वाला इन चारों के अलावा कोई नहीं था। मिट्टी नाक तक आ चुकी थी, वो अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। मिट्टी आंखों तक आ चुकी थी, वो अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। हाथों से बार बार मिट्टी को हटा रहे थे, लेकिन ऊपर से और ज़्यादा मिट्टी आने की वजह से वो बार बार इसके अंदर ही दबते जा रहे थे। दबते गए दबते गए दबते गए, उनके सिर के ऊपर से मिट्टी जा चुकी थी, लेकिन अभी भी नीचे से वो जो आवाज़ें आती हैं ना, जैसे कि चिल्लाने की या फिर वो जो दबी हुई गले की आवाज़ जो होती है वो आ रही थी उस मिट्टी से। और ये चारों अब उसी पॉइंट पर जाकर अपने पैरों से ही यहाँ मिट्टी को दबाने लगे ताकि वो मिट्टी नीचे धंस जाए और ये दोनों उसके अंदर ही जिंदा दफन हो जाएं। जिसके बाद इन चारों ने मिलकर जो कैरल और रेजी की गाड़ी थी उसको वहीं छोड़ा और अपनी उस रेंट वाली गाड़ी में बैठकर सीधा उस होटल में आए और अपने साथ बहुत सारा सामान की शॉपिंग भी करके लेके आए थे। तकरीबन $70,000 इन्होंने कैरल और रेजी के अकाउंट से निकाल लिए थे और उन $70,000 से बेइंतहा नशे पते फूके, वीडियो गेम्स वगैरह ली, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह खरीदे, कपड़े वगैरह खरीदे, जूते वगैरह खरीदे और ये सारा ताम झाम लेकर अब वो उस होटल में बैठे हुए थे कि पुलिस उनके पास पहुंच चुकी थी। ये कहानी जब पुलिस ने सुनी तो उनका रोना निकल गया कि एक बुजुर्ग दंपत्ति जो कि अपनी रिटायरमेंट हो चुकी थी उनकी और अपनी ज़िंदगी काट रहा था, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन थे उनके और उनको इतनी भयंकर मौत मिली। सोच कर देखिए, इतनी धीमी मौत, जिंदा ही जब व्यक्ति को दफना दिया जाए, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और वो तो वैसे ही बेचारे पहले ही बीमार चल रहे थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन 4 लड़कों से लड़ पाए। खैर, यहाँ मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ और ये फ़ोटो टिफनी, माइकल जेम्स और उसके साथ उनके तीसरे साथी की है और ये फ़ोटो उसी होटल में बैठकर खींची गई थी। आप देखिए इस फ़ोटो में कैसे टिफनी ने अपने मुंह में नोट दबा रखे हैं, इसका बॉयफ्रेंड जेम्स, उसके हाथ में कैसे नोटों की गड्डी है और दूसरे हाथ में बियर की बोतल इसने लिया हुआ है और ये कैसे 2 व्यक्तियों का मर्डर करके उससे अगले दिन मौज मार रहे हैं एक कमरे में बैठकर। खैर, इन चारों के निशानदेही पर पुलिस उस जगह पर गई जहां पर इन्होंने बेचारे कैरल और रेजी को दफनाया था। वहां खुदाई की गई, दोनों की लाशों को बाहर निकाला गया, ऑटोप्सी के लिए भेजा गया और ऑटोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि ना सिर्फ इनके पेट में बल्कि इनके मुंह में, इनकी आंखों में, इनकी नाकों में और इनके फेफड़ों में मिट्टी ही मिट्टी भर चुकी थी। मतलब साफ था कि मरने से पहले ये कोशिश कर रहे थे किसी तरह सांस मिल जाए और इस सांस लेने के चक्कर में ये ना सिर्फ मिट्टी को खा गए बल्कि मिट्टी को अपने सांसों के साथ अंदर भी ले गए और इसी वजह से इन दोनों की मौत हो चुकी थी। अब क्योंकि यहाँ पर ब्रूस निक्सन ने पुलिस को सब कुछ बताया था कि क्या हुआ था और वो उनको उस जगह पर लेकर गया था जहाँ पर उन्होंने पूरा कांड किया था, तो उसको यहाँ पर कोर्ट की तरफ से थोड़ी रियायत दी गई और उसकी डेथ पेनल्टी को लाइफ सेंटेंस यानी कि उम्र कैद में बदल दिया गया। जबकि दूसरी तरफ बाकी के 3 एलन, माइकल और टिफनी, इन तीनों को ही डेथ पेनल्टी दी गई है और अभी तक इनको मौत की सज़ा पूरी नहीं हुई है। शायद हो सकता है आने वाले टाइम में जल्दी ही इनकी वो सज़ा भी पूरी हो जाए और मेरे ख्याल से ये तीनों ही, मैं तो कहूँगा चारों ही, मौत की सज़ा डिज़र्व करते हैं। मौत की सज़ा भी इनके लिए कम है। क्योंकि यहाँ इन चारों राक्षसों ने 2 बुजुर्ग लोगों को बेवजह ही मार डाला। क्या मदद करना एक दूसरे की गलत बात हो गई? ऐसे तो इंसानियत से विश्वास ही उठ जाता है। बहुत बहुत बुरा लगा था जब मैंने इस केस के बारे में जाना था, मैं इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख रहा था तो यकीन मानिए लिटरली मेरी आंखों में पानी था कि यार ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। कैसी मेंटालिटी वो रखते हैं। हमारी कोई थोड़ी सी मदद कर दे, अगर हमें कोई पानी ही पिला दे तो हम ये सोचते हैं कि अगली बार अगर ये बंदा हमें कभी सामने से मिलेगा तो हम इसे जूस वगैरह पिलाकर भेजेंगे, खाना वगैरह खिलाकर भेजेंगे। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि चाहे आप उनके लिए कितना ही कर लो, आप उनका कितना ही भला चाह लो, लेकिन वो एंड में आपके साथ बुरा ही करेंगे। ये कहानी थी कैरल और रेजी की।
जिनका कोई कसूर नहीं था और उन्हें जिंदा ही दफना दिया गया। आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं, वहां डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर मैं इसी तरह की स्टोरीज को छोटे फॉर्मेट में यानी कि रील्स में डालता हूँ, तो आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट इनसेन बॉट को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।